हेलो फ्रेंड्स, ये एसएबी का कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का सिलेबस और लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर इन्वेंटरी स्टार्ट किया था। वहाँ हम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज देख रहे थे। उस वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज में देखा था कि हम कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू का लोअर अमाउंट वैल्यूएशन के लिए कंसिडर करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि फिनिश गुड्स का कॉस्ट निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं और रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस का कॉस्ट निकालने के लिए अलग मेथड होते हैं। उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स निकालने के लिए तीन मेथड समझे, जो थे स्टैंडर्ड मेथड, देन रिटेल प्राइस मेथड। ये दोनों बहुत इजी मेथड थे। उसके बाद था कैलकुलेशन मेथड। उसमें हमने देखा कि कैसे सारे कॉस्ट को ऐड करके हमने एक टोटल कॉस्ट निकाला था। इससे मैंने सारे टर्म्स का मीनिंग समझा दिया था। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, विच इज़ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। क्या आपको लगता है कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकालना इजी रहता है? आप यह सोचते होंगे कि जितना हमें प्रोडक्शन का कॉस्ट होगा उतना रॉ मटेरियल खरीद लो और उसका कॉस्ट इंक्लूड कर दो, राइट? लेकिन ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। यहाँ प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे निकाला जाता है वो देख लेते हैं। देखो, यहाँ किसी भी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल रखने के लिए एक स्टोरेज डिपार्टमेंट होता है और वहाँ एक स्टोर मैनेजर होता है और वो अपने स्टोर से प्रोडक्शन के लिए जितना मटेरियल लगता है वो वहाँ भेजते रहता है। लेकिन फ्रेंड्स, स्टोरेज डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल एक ही साथ और एक ही कॉस्ट में नहीं आता, जिसकी वजह से डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकालना इजी नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए आप ये टेबल देखिए। या 1 जन को मटेरियल कॉस्ट रहेगा 2 रुपीज़, देन या 10 जन को रुपीज़ 2.5, आफ्टर दैट 15 जन को 1.8, उसके बाद 21 जन को 1.5 और या 25 जन को रुपीज़ 2। अब यह स्टोर मैनेजर अलग अलग कॉस्ट की मदद से डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकालने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं। एक तो फीफो, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, देन लिफो, दैट इज लास्ट इन लास्ट आउट, देन एवरेज, उसके बाद वेटेड एवरेज और लास्ट है क्लियर आइडेंटिफिकेशन मेथड। ये सारे मेथड हम एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं फ्रेंड्स, जिससे आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। चलिए सबसे पहले देखते हैं फीफो मेथड, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। या सोचो कि ये हमारे रॉ मटेरियल्स के ट्रांजेक्शन्स है। या फर्स्ट जन को हमने 200 किलोग्राम 2 रुपये में ख़रीदा, उसके बाद 300 किलोग्राम 2.5 रुपये में, नेक्स्ट 400 किलोग्राम 3 रुपीज़ में और लास्ट में 200 किलोग्राम 1.5 रुपये में। फिर हमें यहाँ क्वेश्चन दिया है, ऑन 6 जनवरी 2020 स्टोर मैनेजर issued 750 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रोडक्शन यूनिट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल सेंड एंड रिमेनिंग यूजिंग द फीफो मेथड। हमें यहाँ कितना कॉस्ट ऑफ मटेरियल सेंड किया है और कितना हमारे पास बाकी है वो दोनों निकालना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहले जो आया वो पहले बाहर जाएगा। इसलिए हमें 750 किलोग्राम के कॉस्ट निकालने के लिए ऊपर से स्टार्ट करना पड़ेगा। हम पहले 200 किलोग्राम लेंगे, उसके बाद 300 किलोग्राम, या हमारा 500 किलोग्राम हो गया। थर्ड स्लॉट से हम 250 किलोग्राम लेंगे। अब रिमेनिंग कितना है? वो है थर्ड स्लॉट का 150 किलोग्राम और या फोर्थ स्लॉट का 200 किलोग्राम। ओके। अब अगर हमें मटेरियल इशूड का कॉस्ट निकालना है तो वो आएगा, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड इज इक्वल टू 200 इंटू 2 प्लस 300 इंटू 2.5 प्लस 250 इंटू 3 विच इज़ रुपीज़ 1900। उसके बाद हमें मटेरियल रिमेन का कॉस्ट निकालना पड़ेगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल रिमेन इज इक्वल टू 150 इंटू 3 प्लस 200 इंटू 1.5 विच इज़ इक्वल टू 750। आपको क्लियर हो गया फ्रेंड्स फीफो का कंसेप्ट कि किस तरह हम कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल निकालते हैं। अब नेक्स्ट उसके ही अपोजिट होता है लिफो, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ भी हमारे पास सिमिलर क्वेश्चन है। हियर ऑन 6 जनवरी 2020 स्टोर मैनेजर issued 750 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रोडक्शन यूनिट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल सेंड एंड रिमेन यूजिंग द लिफो मेथड। अब फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब हमें लास्ट के स्लॉट को पहले खाली करना पड़ेगा और फिर ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ 750 किलोग्राम इशू करने के लिए सबसे पहले हम फोर्थ स्लॉट का 200 किलोग्राम यूज़ करेंगे, फिर हम थर्ड स्लॉट का 400 किलोग्राम, यहाँ हमारा 600 कंप्लीट हो गया। बचा हुआ 150 किलोग्राम हम सेकंड स्लॉट से उठाएंगे। अब यहाँ रिमेनिंग कितना है? वो रहेगा सेकंड स्लॉट का 150 किलोग्राम और यहाँ फर्स्ट स्लॉट का 200 किलोग्राम। अगर हमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड निकालना है तो वो आएगा,
कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड इज इक्वल टू 200 इंटू 1.5 प्लस 400 इंटू 3 प्लस 150 इंटू 2.5 विच इज इक्वल टू रुपीज़ 1875। उसी तरह रिमेनिंग मटेरियल का कॉस्ट आएगा इफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल रिमेंड इज इक्वल टू 150 इंटू 2.5 प्लस 200 इंटू 2 विच इज इक्वल टू रुपीज़ 775। सो फ्रेंड्स, क्लियर हो गया आपको लिफो का मेथड। नेक्स्ट मेथड है एवरेज मेथड। इसे समझने के लिए भी सेम एग्जांपल लेते हैं। Here on 6 January 2020, store manager issued 750 kg of raw material to production unit. Find the cost of material sent and the remaining using the average method. ये बहुत सिंपल है, यहाँ बस हमें सारे प्राइस का एवरेज निकालना पड़ता है। वो आएगा एवरेज ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 2 प्लस 2.5 प्लस 3 प्लस 1.5 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू रुपीज़ 2.25। अब हमें बस 2.25 का कॉस्ट यूज़ करना है। या 270 किलोग्राम इशू करने के लिए कॉस्ट आएगा द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड इज इक्वल टू 750 इंटू 2.25 इज इक्वल टू रुपीज़ 1687.5। उसी तरह रिमेनिंग मटेरियल का कॉस्ट आएगा द कॉस्ट ऑफ मटेरियल रिमेंड इज इक्वल टू 350 इंटू 2.25 विच इज इक्वल टू रुपीज़ 787.5। इसी मेथड को थोड़ा मॉडिफाई करते हुए एक मेथड है दैट इज वेटेड एवरेज मेथड। इसके लिए भी सेम एग्जांपल है। दैट इज ऑन 6 January 2020 द स्टोर मैनेजर इशूड 750 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रोडक्शन यूनिट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल सेंड एंड रिमेंड यूजिंग द वेटेड एवरेज मेथड। नाम से आपको समझ रहा होगा कि यहाँ हमें वेटेड एवरेज प्राइस निकालना है। ये तो आपने बचपन में पढ़ाई होगा, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। The weighted average price is equal to 200 into 2 plus 300 into 2.5 plus 400 into 3 plus 200 into 1.5 divided by 200 plus 300 plus 400 plus 200 which is equal to 2650 divided by 1100 which is rupees 2.41। अब हम बस 2.41 का कॉस्ट कंसिडर करेंगे। 750 किलोग्राम की मटेरियल इशू का कॉस्ट आएगा The cost of material issued is equal to 750 into 2.41 which is rupees 1807.5। Next है remaining material cost आएगा। The cost of material remained is equal to 350 into 2.41 is equal to rupees 843.5। अब फ्रेंड्स, हमारा लास्ट मेथड है क्लियर आइडेंटिफिकेशन मेथड। हमने अब तक ये 4 मेथड देखे हैं। ये मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे सारे फिनिश प्रोडक्ट सिमिलर होते हैं। ये एग्जाम्पल में देखो, यहाँ आपको तीनों स्पीकर के प्रोडक्ट सेम दिखेंगे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन क्लियर आइडेंटिफिकेशन मेथड तब यूज़ होगा जब इसमें सारे प्रोडक्ट्स डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, सेकंड हैंड कार का डीलर ले लो, उसके पास सेम प्रोडक्ट नहीं रहेंगे, अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग कार रहेगी। उसी तरह फर्नीचर ले लो, यहाँ भी आपको एक तरह के फर्नीचर नहीं मिलेंगे, उसमें भी आपको वुड मटेरियल अलग अलग मिलेगा। ऐसे प्रोडक्ट के लिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्लियर आइडेंटिफिकेशन मेथड यूज़ करेंगे। क्लियर है? अब फ्रेंड्स, इसके साथ हमारे सारे मेथड आप समझ गए होंगे। अब हम रिवाइज करते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा। हमने देखा कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करने के लिए हम कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू का लोअर अमाउंट लेते हैं। फिर अगर कॉस्ट की बात करें तो फिनिश गुड्स का कॉस्ट अलग तरीके से निकाला जाता है और रॉ मटेरियल एंड वर्किंग प्रोग्रेस का कॉस्ट अलग तरीके से निकाला जाता है। फिर हमने देखा कि कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स निकालने के लिए 3 मेथड है, एक है स्टैंडर्ड, फिर रिटेल प्राइस और थर्ड टू बी कैलकुलेटेड मेथड। अब इस कैलकुलेशन मेथड में हमने सारे कॉस्ट को डिटेल में पढ़ लिया, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हमें देखना है कि रॉ मटेरियल एंड वर्किंग प्रोग्रेस का कॉस्ट कैसे निकालते हैं। आप यहाँ ये समझ लो कि ये कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स के कॉस्ट प्राइस और यह नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब ये इन पे कैसे डिपेंड करता है वो देख लेते हैं। इसका कॉस्ट निकालने के लिए 2 सिनेरियो होते हैं, एक तो सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज प्रॉफिटेबल और दूसरा सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज नॉट प्रॉफिटेबल। यह प्रॉफिटेबल का मतलब होगा कि कॉस्ट प्राइस एनआरवी से कम है और यह नॉट प्रॉफिटेबल का मतलब होगा कि कॉस्ट प्राइस एनआरवी से ज़्यादा है। अब जब फिनिश्ड गुड्स का कॉस्ट प्राइस एनआरवी से कम है तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन भी रॉ मटेरियल के कॉस्ट प्राइस पे किया जाएगा, और जब फिनिश्ड गुड्स का कॉस्ट प्राइस एनआरवी से ज़्यादा होता है तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन रॉ मटेरियल के कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू के लोअर अमाउंट पे किया जाता है। अगर आपको यह समझ नहीं रहा है तो डोंट वरी, एग्जाम्पल से आपको समझ जाएगा।
यह एक एग्जांपल लेते हैं जहां हमें फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल के कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजर वैल्यू दिए हैं। अब जैसे फिनिश गुड्स का कॉस्ट प्राइस होता है और मार्केट में सेल करने के लिए मार्केट प्राइस होता है, उसी तरह रॉ मटेरियल का भी एक कॉस्ट प्राइस होता है और उसे भी मार्केट में सेल किया जा सकता है, उसकी वजह से उसका भी मार्केट प्राइस होता है। अब हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल। अब फ्रेंड्स, फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन निकालना इजी है। हमें पता है कि वो कॉस्ट प्राइस एंड नेट रियलाइजर वैल्यू का लोअर आएगा। या इस केस में हम मार्केट प्राइस को ही नेट रियलाइजर वैल्यू कंसिडर करेंगे। उसका रीज़न ये है कि यहाँ कोई एक्सपेंसेस दिया नहीं है। सो द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड नेट रियलाइजर वैल्यू। हियर कॉस्ट प्राइस इज ₹8 lakh एंड नेट रियलाइजर वैल्यू इज ₹9 lakh। सो वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज ₹8 lakh। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ फिनिश गुड्स प्रॉफिटेबल है क्योंकि एनआरवी ज़्यादा है। सो ऐसे केस में हमने देखा था कि रॉ मटेरियल की वैल्यू कॉस्ट पे आएगी। सो इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सिंस द सेल ऑफ द फिनिश गुड्स इज प्रॉफिटेबल, देन द रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस विच इज एट ₹2.5 lakh। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। यह डाटा सेम है, बस क्वेश्चन है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल, अज्यूम द कमीशन पेड इन सेल इज 20%। अब फ्रेंड्स, यहाँ सेल के वक्त हमें कमीशन का एक्सपेंस लगा है, इसलिए हमें एनआरवी निकालना होगा। मार्केट प्राइस से 20% कमीशन निकालने के बाद हमारा एनआरवी आएगा 7,20,000। सो द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स इज इक्वल टू 9 lakh इंटू 1 minus 20%, विच इज इक्वल टू ₹7.2 lakh। और फ्रेंड्स, फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कैसे निकालना है वो आपको पता है। सो वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड द नेट रियलाइजेबल वैल्यू। हियर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹8 lakh, then after that net realizable value is ₹7.2 lakh। so the value of stock of finished goods is ₹7.2 lakh। और फ्रेंड्स, हमें दिख रहा है कि इस केस में फिनिश गुड्स प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए हम रॉ मटेरियल को वैल्यू करते वक्त उसकी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस की लोअर वैल्यू लेंगे। सो इन वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, since the sale of finished goods is not profitable, then raw material will be valued at a lower of cost price, that is ₹2.5 lakh, and the replacement cost of market price, that is ₹2.1 lakh. Hence the value of stock of raw material is ₹2.1 lakh. So friends, आपको concept clear हो गया? इस तरह हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर इन्वेंटरीज के सारे कंसेप्ट समझ लिए। So friends, thanks for watching and meet you in the next video.